नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो एनसीईआरटी की क्लास है, यानी कि आपको बता दूं क्लास 7 की जो हमारी एनसीईआरटी है उस पर जो है अपनी चर्चा कर रहे हैं। यानी कि क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज का जो हमारा सेशन है वो अध्याय चौथा है। इससे पहले हमने जो है वो 3 अध्याय जो है वो देख लिए। अगर आप चाहें तो जाके उनको जो है वो देख सकते हैं। और मैंने इन सभी का एक जो श्रृंखला है, एक सूची जो है वह मैंने इसमें जो है वो आपको देने का जो है वो प्रयास किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो उन श्रृंखलाओं को जो है वो देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमें जो इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है, हम उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि जो सबसे पहले हमें श्रृंखला देखने को मिलती है, अध्याय का जो हमें नाम देखने को मिलता है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय हमारा आज का जो है वो चौथा है और जो हमें इसका नाम देखने को मिलता है वह है मुगल प्रशासन। जो मुगल प्रशासन है हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य कह सकते हैं, मुगल प्रशासन कह सकते हैं, मुगल साम्राज्य कह सकते हैं। मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य के ऊपर जो है वो हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पूरा जो है वो मुगल साम्राज्य को जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल की जो कल का जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने जो है वह कैसे सल्तनत काल को जो है वह देखा था। यानी कि जो सल्तनत काल था उसको जो है वह देखने का प्रयास किया था। सल्तनत काल में हमने देखा था कि क्या क्या बातें हमें जो है वह देखने को मिली थी, तो हमने उसके ऊपर जो है वह चर्चा करा था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो अब हम जो है वो इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक एक पॉइंट के ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए जो है वह आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुगल जो थे वह कौन थे। मुगल कौन थे, जो हमें पहला पॉइंट देखने को मिलता है वह है मुगल कौन थे। यानी कि जो मुगल थे वह कौन थे, उनके बारे में क्या क्या हमें जानकारी देखने को मिलती है, तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि मुगल जो थे वो कौन थे, उनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि मुगल जो है वो किस प्रकार से जो है वह शासन करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मुगल थे वो हमें कह सकते हैं कि दो वंशजों का जो है वो मिश्रण देखने को मिलते हैं। यानी कि दो वंशजों का जो है वो कह सकते हैं कि वो रक्त लेकर जो है वो उनकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो दो रक्तों को जो है वो लेकर हुई है। तो हम इन पहले दोनों के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो जो हमें पहला रक्त का संबंध देखने को मिलता है वह चीन से मध्य एशिया के, आप देखेंगे, चंगेज खान। जो हमें पहला जो है देखने को मिलता है, इनकी पहला जो हमें रत्न देखने को मिलता है वह चीन मध्य एशिया चीन मध्य एशिया। और इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है, ये हमें माता वर्ग का बता रहा हूँ। यानी कि जो माता वर्ग है उनकी बात कर रहा हूँ कि जो माता वर्ग थी, इनकी माता जो थी वह चीन से मध्य एशिया की जो चंगेज खान हमें देखने को मिले हैं उनके जो है यह वंशज थे। चंगेज खान। और इनकी जो हमें मृत्यु देखने को मिलती है, यह हमें कह सकते हैं कि इनकी जो मृत्यु का हमें समय देखने को मिलता है वो हमें 1227 ईस्वी देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे इनकी जो मृत्यु, यानी कि चंगेज खान की जो हमें मृत्यु देखने को मिलती है वो 1227 ईस्वी में जो है वह देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है एक प्रारंभिक जानकारी देखने को मिलती है कि मुगल की जो माता थी यह जो है वो दो रक्त से जो है वो संबंधित थे। हमें दो रक्त के बारे में जो है वह जानकारी मिलती है। तो पहला जो हमें देखने को मिलता है उसमें जो है वो इनकी माता जो थी वह चीन मध्य एशिया के क्षेत्र से थी और इनके कह सकते हैं इनके वंशज जो थे वह थे चंगेज खान। उसके बाद आपको बता दूं, अगर हम पिता वर्ग की बात करें तो पिता वर्ग जो था वह ईरान, पिता जो इनका था वह कह सकते हैं कि इराक के जो, यानी कि आज के जो है वो तुर्की क्षेत्र जो है वहां का जो है वह शासक थे। ईरान, इराक या कह सकते हैं तुर्की, आधुनिक तुर्की के जो है वह शासक थे। इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है तैमूर के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम इनके ऊपर जो है वह एक तरीके से जो है वह देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप देखेंगे तैमूर जो है वह इस वंश के जो है हमें शासक के रूप में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। यानी कि तैमूर वंश के और कह सकते हैं चंगेज खान वंश के
जो है यह हमें देखने को मिलती है। तैमूर वंश का जो कह सकते तैमूर की जो मृत्यु है वह हमें कह सकते हैं कि 1404 ईस्वी में जो है वह इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। यानी कि जो तैमूर थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वह हमें 1404 ईस्वी में जो है वह देखने को मिल जाता है। यानी आप देखेंगे 1404 ईस्वी में जो है वो तैमूर की जो है वह मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि जो तैमूर है, तैमूर हमें देखने को मिलते हैं, इनकी जो मृत्यु है यह हमें देखने को मिलती है। तो इन आप देखेंगे कि जो माता वर्ग था इनका, यानी कि जो मुगल थे उनकी माता जो थी वह चीन मध्य एशिया वर्ग की मानी जाती थी, जो कि चंगेज खान की जो है वंशज थी। और जो उनके पिता वर्ग थे, यानी कि जो पिता थे वह उनके तैमूर वंश के थे। तो कह सकते हैं आधुनिक इराक, ईरान और कह सकते हैं आधुनिक जो हमें तुर्की का इलाका देखने को मिलता है, यह जो है वह इनके अंतर्गत जो है वो आता था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि अरब में आप देखेंगे मकदुनिया जो है, मकदुनिया में है, वहां पे जो है वो बाबर का जो है हमें जन्म देखने को मिलता है। तो बाबर के बारे में आप देखेंगे कि मुगल जो है वो भारत में आते हैं, वहां पे उनकी जो है वो कह सकते हैं समरकंद में जो है वो जीतने के लिए, यानी कि समरकंद में उनकी उत्पत्ति होती है। तो इन सभी चीजों का जो है वो वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। तो इनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे अभी, लेकिन हम पहले सबसे पहले जो है वो देख रहे हैं कि मुगल कौन थे। तो आप देखेंगे कि मुगलों को, यानी कि जो इनको जो है, यानी कि आपको बता दूं कि चंगेज खान के वंशज आप मुगल जो थे वो कह सकते हैं कि चंगेज खान का वंशज अपने आप को कहने में जो है वो गौरवान्वित जो है वह महसूस करते थे, यानी कि गौरव की अनुभूति करते थे। गौरवपूर्ण जो है वो उनकी उत्पत्ति जो है हमें देखने को मिलती है। वह मानते थे कि जो चंगेज खान है यह इनके कह सकते हैं एक जो है वो हमें कह सकते हैं कि शासक के रूप में जो है वह देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के बाद जब मुगल वंश प्रारंभ होता है तो आप देखेंगे कि जो जितने भी शासक हुए हैं मुगल वंश में, उन्होंने बारी बारी जो है वो कह सकते हैं तैमूर के जो तैमूर थे उनके साथ जो है वो कह सकते हैं अपनी जो है वह चित्र को जो है वो प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो हम थोड़ी सी जो है हम उस चित्र को जो है वह देखने का प्रयास करेंगे ताकि एक जो समझ है वो हमारा डेवलप हो सके। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये आपके सामने चित्र जो है वह दिख रहा है, इसमें जो बीच में बैठा हुआ शख्स दिख रहा है वह जो है वो तैमूर हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो तैमूर है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बगल में आप देखेंगे जो कह सकते हैं हल्का जो बूढ़ा हमें देखने को मिलता है वो हमें बाबर देखने को मिलता है। उसके बगल में हुमायूं, अकबर, ऐसे जो तमाम जो शासक हमें देखने को मिले हैं मुगल काल के, वो सारे के सारे जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि जो तैमूर है इनके साथ जो है वो एक तरीके से लोग बैठ करके जो है वो अपना चित्र जो है वो बनवाना जो है वह कह सकते हैं सौभाग्य समझते थे कि इनके साथ जो है वह चित्र बनवाने में इनको जो है वो सौभाग्य की अनुभूति होती थी। आप देखेंगे सभी शासकों ने जो जितने भी हमें मुगल शासक देखने को मिले उन्हें सब के सब ने जो है वो तैमूर के साथ जो है वो अपना जो है वह चित्र जो है वो बनाया है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलता है। कई जगहों पे आप देखेंगे कि चंगेज खान का यह वंशज जो है वो कहने में अपने आप को जो है वो जो है वो कह सकते हैं संकोच करते हैं। अगर मुगल शासक जो थे वो कह सकते हैं चंगेज खान का वंशज जो है अपने आप को कहने में जो है वो थोड़ा सा संकोच करते हैं। आप देखेंगे बहुत ही कम जगहों पे हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है चंगेज खान का। उसके बाद आप देखेंगे तैमूर लंग का जो है वो हमें हर जगह देखने को मिलता है, यानी कि वो मानते थे कि हम तैमूर लंग के जो है वो कह सकते हैं कि तैमूर के जो है वो वंशज है। इनको जो है वो लंक भी कहा जाता था, जो तैमूर थे इनको लंक भी कहा जाता, क्योंकि यह जो है इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा जो है वो युद्धों में जो है वो कार्यरत किया था, यानी कि कार्य जो है वो युद्धों में इन्होंने किया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि जब इन्होंने युद्धों में युद्ध किया था, यानी कि युद्ध में जब इन्होंने भाग लिया था उस समय जो है वो कह सकते हैं इनके पैर पे एक तरीके से कह सकते हैं तैमूर जो थे उनके पैर पे एक चोट लग जाने के कारण जो है वो लंगड़ा कर चलते थे, इसलिए उनको तैमूर लंग जो है वह कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि जो हमें मुगल है उनकी उत्पत्ति का जो साक्ष्य देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया कि जो यह थे ये इनको अपना वंशज मानते थे जो तैमूर थे, यानी कि आप देखेंगे चंगेज खान और तैमूर यह दोनों के जो है वो कह सकते हैं मिश्रित जो है वह कह सकते हैं कि रक्त से जो है वो उत्पन्न हुए मुगल हमें शासक जो है वह देखने को मिलते हैं। सभी ने जो है सभी मुगलों ने जो है वो अपना कह सकते हैं तैमूर के साथ जो है अपना चित्र जो है वो बनवाया है राज शासन करते हुए। तो इन सभी के बारे में हमें यह व्यवस्थाएं जो है वह देखने को मिल जाती हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो मुगल थे उनका भारत पे पहल क्यों होता है और उनके सैन्य अभियान किस प्रकार के थे, तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। यानी कि हमने पहली बातें देखी जो मुगल के बारे में थी, मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे दूसरा कि मुगल के सैन्य अभियान, मुगल के सैन्य अभियान तो हम मुगल के सैन्य अभियान के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे कि मुगलों का जो है हमें सैन्य अभियान किस प्रकार से देखने को मिलता है और इनका जो है वो भारत पे आक्रमण करने का क्या मंशा था, क्या योजना था, क्यों इन्होंने भारत पे जो है वो आक्रमण किया।
तो हम इस प्रकार से जो है वो थोड़ी सी बातें जो है वो समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि जो मुगल शासक थे बाबर, यानी कि आपको बता दूं कि जो मुगल भारत में मुगल कह सकते हैं शासक के जिनको जनक माना जाता है, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने मुगल सत्ता की जो है वह नींव रखी थी, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह हमें बाबर देखने को मिलता है। तो आप एक नाम और जो है वो नोट कर लीजिएगा, बाबर। बाबर इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था, यानी कि इनका जो कह सकते हैं कि जो शासक थे वो हमें समरकंद के जो है वह शासक देखने को मिलते हैं। समरकंद, और कह सकते हैं कि समरकंद के हमें शासक देखने को मिलते हैं, और इनके चाचाओं ने इन पर जो है वो आक्रमण कर करके इनको जो है वो इनके राज्य से जो है वो भगा दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि यह जो है वो 12 वर्ष की आयु में अल्पायु में जो है वह शासक बनते हैं, यानी कि 12 वर्ष की अल्पायु में जो है वो बाबर के जो पिता थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा जो है वह नाजुक थी, और वह जो अपनी माताओं के साथ जो है वो कह सकते हैं समरकंद को जो है वो छोड़कर, यानी कि उनके जो चाचा थे उन्होंने जो है वो समरकंद पे जो है वो आक्रमण करके के उसको जो है वह जीत लिया, और जीतने के बाद इनको जो है वो भगा दिया। तो आप देखेंगे वहां से जब भागे थे तो यह आते हैं, फिर इन्होंने जो है वो अपनी कह सकते हैं कि सैन्य अभियान को जो है वो करा, यानी कि इन्होंने ऐसा माना जाता है कि 1517 ईस्वी के 1517 के से 18 ईस्वी के आसपास जो है इन्होंने एक बार जो है वो आक्रमण किया, और इन्होंने काबुल के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, यानी कि काबुल के आसपास के क्षेत्र, तो काबुल पे जो है इन्होंने पहली जो है वो विजय हासिल की थी बाबर ने। उसके बाद आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि फिर जो है वह कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी का उस समय जो है वो भारत पर वर्चस्व था। जिस समय यह इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत पर जो है वह कह सकते हैं लोदी वंश का जो है हमें शासक देखने को मिलता है। आपको इस बात को नोट करना है, कई जगहों पे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब प्राचीन काल की बात होती है तो आपसे सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पे जो है वो कौन शासक था, भारत का कौन शासक था, यानी कि मगध का जो शासक था वो कौन था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको वहां पे जो है वो कह सकते हैं कि नंद वंश का शासक धनानंद था, वो उस समय जो है वो मगध की गद्दी पे जो है वो बैठा हुआ था। लेकिन आपको अगर बाबर के शासन काल यानी कि आक्रमण के समय भारत की गद्दी पे कौन बैठा था, तो आप देखेंगे कि दिल्ली पे जो है वो उस समय जो है वो लोदी वंश का हमें शासक देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी जो है वो हमें इसमें इसके जो है वह शासक क्रमशः जो है वह देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि जो इब्राहिम लोदी हैं और इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, और उनके बाद जो है वह कह सकते हैं कि बहलोल लोदी जो है वह सॉरी माफ कीजिएगा, वो उनके बाद जो है वह शासक के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इब्राहिम लोदी जो है वह कह सकते हैं कि पानीपत के युद्ध में जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह अपने राज्य से जो है वो भगाए हुए थे, और इन्होंने जो है वो भारत की तरफ जो रुख किया, यानी कि भारत की तरफ जो आक्रमण करने का इन्होंने प्रयास किया, इसमें सबसे पहला जो हमें यह देखने को मिलता है कि इनके पास जो है वो उपलब्धि इनके पास बहुत कम थी। इनके पास खाने पीने का जो है वो सामान जो था वो बहुत ही कम मिलता था। इस कारण से इन्होंने जो है वो भारत पे जो है एक लुटेरे की तरह जो है वो लूटने का जो है वो प्रयास किया कि आएंगे यहाँ पे लूटेंगे और लूट करके जो है वो अपने राज्य को जो है वापस चले जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और इन्होंने यहाँ पे जब जीता, तो उसके बाद इनकी जो मंशा है वो यह बनती है, यह भारत पर जो है वो निवास करने लग जाते हैं, यहाँ पे अपनी और कह सकते हैं सत्ता जो है वो स्थापित कर लेते हैं। तो आप देखेंगे लगभग जो है वो 300 वर्षों तक जो है वह यह जो है भारत में रहते हैं, यानी कि भारत के जो है वह शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि भारत के शासक के रूप में लगभग यह 300 वर्षों तक जो है वह शासन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है कि इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक जो है वो शासन करा। तो अब हम जो है मैंने आपको एक पृष्ठभूमि जो है वह तैयार करी, जो एक छोटा सा हमें खाका देखने को मिलता है कि बाबर का उस समय हालत क्या था, तो हमने उसके ऊपर देखा। तो इन्होंने सबसे पहला जो अभियान किया था उसमें इन्होंने काबुल को जीता था। उसके बाद आप देखेंगे कि खैबर के दर्रे से होते हुए जो है यह पानीपत के मैदान में पानीपत के मैदान में जो है वह आते हैं, और यहाँ पे 1526 ईस्वी में जो है वो पानीपत के युद्ध में जो है यह जो है वह विजयी होते हैं, और यहाँ पर जो है वो मुगल सत्ता जो है वह स्थापित कर देते हैं, यानी कि मुगल सत्ता का जो है वो नींव यहाँ पे यह रख देते हैं। आप देखेंगे 1526 के ईस्वी में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इनके सैन्य अभियान किस प्रकार से, मैंने एक प्रारंभिक जो बातें थी वो बताई, अब जो है हम सैन्य अभियानों के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलते हैं। तो अब हम थोड़ी सी पानीपत के युद्ध की जो है वह चर्चा करेंगे, इसकी क्या विशेषताएं रही, क्या क्या बातें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो हम पानीपत के युद्ध के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे, यानी कि पहला जो इसके अंदर हमारा पॉइंट है वह है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध यहाँ पे आपको टाइम पीरियड डाल देना है 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी जो है वो पानीपत का हमें जो है वह प्रथम युद्ध जो है वह देखने को मिलता है। हमें पानीपत के क्रमशः 3 युद्ध जो है वह देखने को मिलते हैं।
पहला जो हमें युद्ध देखने को मिलता है वह हमें बाबर के शासनकाल में कह सकते हैं कि जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी के साथ जो है वो हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा युद्ध देखने को मिलता है वो अकबर के साथ देखने को मिलता है। यानी कि आप जो अकबर का कह सकते हैं कि जब अकबर कह सकते हैं मुगल सत्ता को जो है वो हासिल करने जब दिल्ली पर वो चढ़ाई करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे जो है वो हेमू के साथ जो है वो उनका युद्ध जो है वो होता है। यानी कि आप देखेंगे कि हेमू के साथ इनका जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वह हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और उसके बाद जो हमें तीसरी पानीपत के युद्ध देखने को मिलती है वह हमें कह सकते हैं 1761 ईस्वी में जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे 1761 ईस्वी में जो है वह कह सकते हैं पानीपत का जो है वो हमें तीसरा युद्ध जो है वह देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे इसी समय जो है वो कह सकते हैं कि मराठा और कह सकते हैं कि एक शासक, एक कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के शासक थे जिनका नाम हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि अब हम उनके ऊपर जब आगे आएंगे तो हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान के जो शासक थे उनका नाम था कह सकते हैं कि उनको जो है वो अब्दाली कहा जाता था। यानी कि अब्दाली जो थे वह जो है वह भारत पर आक्रमण करते हैं 1761 ईस्वी में। तो उसमें पानीपत का जो है वह तीसरा युद्ध हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने पहला पानीपत के युद्ध के ऊपर जो है वह चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पानीपत का जो युद्ध होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी के जो है वो बीच में होता है। यानी कि आप देखेंगे जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वह हमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो इसमें जो है वो बाबर जो है वो विजयी होता है और इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाते हैं। और इसी के बाद जो है वह कह सकते हैं कि पानीपत के इसी युद्ध में जो है वह कह सकते हैं मुगल सत्ता की जो है वो स्थापना हो जाती है। और यह जो सत्ता थी यह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वह एक मुख्य जो है हमें सत्ता के रूप में देखने को मिलती है। और यह लगभग 300 वर्षों तक जो है वो भारत में जो है वह शासन करती है। अब हम देखेंगे इनके सैन्य अभियान किस प्रकार के थे। तो सैन्य अभियान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो बाबर की सेना थी वो काफी ज्यादा जो है वो कह सकते हैं कि कार्यकुशल थी, युद्ध कौशल में वो काफी ज्यादा जो है पारंगत थी। और आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो हमें महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती है इस युद्ध को जीतने में सबसे ज्यादा जो है वो इनके दो हमें तथ्य जो है वह देखने को मिलते हैं। पहला कि इन्होंने पहली बार जो है वह कह सकते हैं भारत में जो है वो युद्ध में जो है वो तोपों का जो है वो प्रयोग किया था, जिससे कि भारतीय जो थे वो अपरिचित थे, उनको तोपों से कैसे युद्ध किया जाता है उसके बारे में पता नहीं था। तो सबसे पहली बार जो है वो बाबर ने ही यहाँ पे जो है वो तोपों का प्रयोग किया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो इनकी सेना थी वो काफी ज्यादा जो है वो सुसज्जित थी, काफी ज्यादा जो है वो परांगण हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह चर्चा जो है वह देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि यह जो सेना थी तो आप देखेंगे सेना जो है वो काफी ज्यादा जो है वो लचीली और काफी ज्यादा जो है वो कार्य कुशलता के प्रारंभ में हमें देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे जो तीसरा पॉइंट पे, यानी कि हम देखेंगे इस अध्याय का जो हमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें जो हमें नाम देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है उत्तराधिकारी में जो मुगल परंपराएं थी वो किस प्रकार की थी। यानी कि उत्तराधिकारी के मामले में उत्तराधिकारी के मामले में मुगल यह किस प्रकार से जो है वह रहते थे। यानी कि आप देखेंगे उत्तराधिकारी के मामले में यह जो मुगल थे वो किस प्रकार से जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। आपको बता दो कि प्राचीन काल में जो भारत में प्रचलित प्रथा हमें देखने को मिलती है वो यह देखने को मिलती है कि जो राजा होता था उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसी को जो है वह शासक बनाया जाता था। यानी कि राजा के बाद आप देखेंगे कि जो पूरे कह सकते हैं कि पूरे राज्य का जो है वो कर्ता धर्ता वो उसके बड़े ज्येष्ठ पुत्र को यानी बड़े पुत्र को जो है बनाया जाता था। लेकिन मुगल काल में हमें जो है वो व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। मुगल काल में हमें देखने को मिलती है कि जब शासक को मरता था तो अपनी जो वसीयत है अपने सभी पुत्रों के नाम जो है वो अपने राज्य का जो है वो बंटवारा कर देता था। यानी कि अपने राज्य को जो है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है वो बांट देता था इन सभी के बीच में। आप देखेंगे इसी कारण जो है वो हुमायूं को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो तकलीफों का जो है वो सामना करना पड़ा। यानी कि जो हुमायूं थे वो कह सकते हैं कि उनके पिता यानी कि बाबर ने अपने राज्य का जो है वो बंटवारा उनके भाइयों में कर दिया था। तो हमें यह भी जानकारी देखने को मिलती है कि जो राज्य बंटवारा हो जाने के कारण जो हुमायूं की शक्ति थी वो काफी ज्यादा जो है वह क्षीण हो जाती है। तो जब हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे ये काफी जो है वो हमें महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि जो मुगल हमें सत्ता देखने को मिलती है वो कह सकते हैं बंटवारे पर जो है वो आधारित था। यानी कि आपको कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि मुगलकालीन जो हमें उत्तराधिकारी देखने को मिलता है वह कह सकते हैं कि बंटवारे के ऊपर जो है आधारित था। बंटवारा जो है वो होता था, यानी कि जब शासक को मरने वाला होता था उसे पता होता कि अब मेरा जो स्वास्थ्य है वो खराब है
तो मैं जो है वो अपनी एक वसीयत जो है वो तैयार करके जाता हूँ, ताकि जो हमारे जाने के बाद जो है वो इनमें जो है वो युद्ध की स्थिति ना पैदा हो। तो इसलिए जो है वो हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो आपको एक बात और बता दूं कि जो मुगल हमें शासक देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो है वो बंटवारे की परंपरा देखने को मिलती है। लेकिन आप देखेंगे कि अकबर के बाद जो है वो यह परंपरा जो है वो हमें चेंज होती हुई देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि अकबर के बाद जो है वो हमें यह परंपरा जो है वो चेंज होती हुई देखने को मिलती है। आगे चल करके हमें यह व्यवस्था देखने को मिलती है कि जो अपने पिता का जो है वो कत्ल करके जो है वो लोग जो है वो शासक बनते थे। यानी कि आप देखेंगे औरंगजेब जो था उसने खुद अपने पिता को जो है वो कह सकते हैं कैद करके रखा था। आगरा के किला में जो है वो कह सकते हैं कि इनको जो है वो कैद करके रखा था अपने पुत्र को। तो यहाँ पे हमें जो यह व्यवस्था है वो चेंज होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन प्रारंभिक काल में जो हमें मुगल सत्ता देखने को मिलती है, उसमें आप देखेंगे जो मुगल थे वो अपने राज्य का जो है बंटवारा करते थे, और बंटवारा के साथ ही जो है वो अपने राज्य का जो है वो बंटवारा कर दिया करते थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो हमें कह सकते हैं मुगल काल के उत्तराधिकारी के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम चर्चा करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि जो मुगल शासक थे वो किस प्रकार से अपने जो अन्य जो कह सकते हैं कि मुगल के अन्य राजवंशों के साथ किस प्रकार के जो है वह संबंध हुआ करते थे। हम थोड़ी सी उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि मुगलों के अन्य राजवंशों से संबंध तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि जो मुगलों के संबंध हमें देखने को मिलते हैं वो अन्य राजवंशों से किस प्रकार से थे। यानी कि जो उनके समय जब उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय जो अन्य शक्तियां थी उनसे उनका जो है वो रिलेशन किस प्रकार का था, तो हम थोड़ी सी चर्चा जो है वो उसके ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ पे जो है वो कोई जो है वो केंद्रीय सत्ता जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। एक हमें मात्र सत्ता देखने को मिलती है लोधी वंश की। यानी कि आप देखेंगे सल्तनत काल का जो सबसे लास्ट हमें फेज देखने को मिलता है वो लोधी वंश देखने को मिलता है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वह कह सकते हैं इब्राहिम लोधी था। तो जो इब्राहिम लोधी था वह जो था एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके पास जो है वो 1 लाख की सेना थी, एक बड़ा जो है वो शासक था। और जिस समय इन्होंने जब भारत पे आक्रमण किया था, यानी कि बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया था, तो उसके पास महज जो है वो 14,000 की जो है वो सेना थी। यानी कि बाबर के पास 14,000 की सेना जो है वो हमें देखने को मिलती है। यानी तब भी आप देखेंगे कि 14,000 की सेना होने के बावजूद जो है वो कह सकते हैं कि बाबर ने इनको जो है वो हरा दिया था। इनकी सेना लगभग 1 लाख के पार थी। यानी कि जो इब्राहिम लोधी थे इनकी जो सेना थी वो 1 लाख सैनिकों के पास जो है वो इनकी सेना थी। लेकिन इनके सेना में सबसे बड़ी कमी यह थी, इसमें कोई सुसज्जित जो है वो ना तो सेनापति था और ना ही जो इनके सैनिक थे वो किसी उत्तम कह सकते हैं कि अपने जो है वो निजी स्वार्थ के लिए जो है वो युद्ध करते थे। वह बस आ जाते थे, नगद पैसे के लिए जो है वो आ जाते थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि जो इनके राजवंशों के साथ हमें संबंध देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार से थे। इनके बाद जब यह मुगल सत्ता जब स्थापित करते हैं तो राजवंशों में जो इस समय भारत में राज्य थे उनके साथ इनका संबंध जो है वो किस प्रकार से था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो नीति हमें इनकी देखने को मिलती है वो मुगलों ने जो है वो कह सकते हैं कि राज्यों को जो है वो जीतने का प्रयास किया, यानी कि अपने साम्राज्य वृद्धि को जो है वो करने का प्रयास किया। तो उनके पास एक सीधी सीधी नीति होती थी कि वो किसी भी शासक के पास जो है एक फरमान जो है वो भेजते थे। फरमान भेजने का उनका कारण यह होता था कि या तो जो है वो कह सकते हैं कि युद्ध लड़े या फिर जो है वो इनकी कह सकते हैं अधीनता जो है वो स्वीकार करे और इनको जो है वो एक कर जो है वो इनको दें। यानी कि अपने राज्य का एक कह सकते हैं एक जो हिस्सा है वो कर के रूप में जो है वो मुगल शासकों के दे, और या फिर इनसे जो है युद्ध करें। और युद्ध करने के बाद जो है अगर युद्ध करते थे तो आप देखेंगे राजपूतों ने जो है वो जल्दी जो है वो हार नहीं माना है और राजपूतों ने इनसे ज्यादातर जो है वो युद्ध का जो है वो मार्ग चुना है। यानी कि राजपूत इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिले हैं कि राजपूत जो थे उन्होंने कह सकते हैं कि मुगलों को जो है वो हराने का जो है वह कार्य किया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप देखें कि जो मुगल सत्ता थी वो कह सकते हैं कि राजपूतों से जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हैरान हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो इनके बारे में हमें ऐसी जानकारियां जो है वह देखने को मिलती है। आपको एक बात और बता दूं कि जो मुगल से संबंध इनके हमें देखने को मिलते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो होता था वो फरमान भेजा जाता था। फरमान में जो है वो सीधे सीधे लिखा जाता था कि आप जो है वो मुगल सत्ता की जो है वो अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध करें। तो ज्यादातर जो है वो युद्ध होता था। लेकिन जब युद्ध हो जाता था तो युद्ध में आप देखेंगे कि जो संख्या है वो मुगलों की हमें भारी देखने को मिलती है। यानी कि मुगल जो थे इनकी सेना जो थी वो काफी ज्यादा जो थी वो प्रशिक्षित थी और इनके पास जो है वो हथियार भी जो है वो काफी ज्यादा उत्तम प्रकार के होते थे। यानी कि आप देखेंगे कि युद्धों में जो है वो तोपों का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें जो इन चीजों के बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिलती है।
आपको बता दूं कि अकबर के समय जो है वो बंदूकों का भी प्रयोग होने लग गया था, यानी कि जो अकबर थे उनके शासन काल में जो है वो बंदूकों का भी प्रयोग होने लग गया था। तो आप देखेंगे कि मुगलों के पास ऐसे हथियार थे जो दूर से जो है वो मार सकते थे, लेकिन जो राजपूत थे उनके पास ऐसे जो कोई भी तकनीक जो है उनके पास हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आप देखेंगे राजपूत जो है वो तलवार के दम पे जो है वो युद्ध किया करते थे। तो तलवार को युद्ध करने के लिए जब किसी के पास वो जाते थे तब जाकर वह युद्ध लड़ पाते थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके जो है वो युद्ध होते थे, युद्धों में अक्सर जो है वो कह सकते हैं राजपूत जो होते थे वो हार जाते थे। हालांकि युद्ध वो बड़ी वीरता से लड़ते थे, लेकिन वो हार जाते थे और हार जाने के बाद जो है वह कह सकते हैं कि उनको इनकी स्वाधीनता जो है वो स्वीकार करनी पड़ती थी। अपने राजस्व का एक कर जो है वो दिया जाता था, लेकिन कई राजाओं ने इसका जो है वो कह सकते हैं एक तरीके का अपना एक, जब इनकी अधीनता को स्वीकार किया तो उन्होंने कुछ शर्त अपने भी रखे थे कि हम जाकर के आपके सामने सजदा फैगोश नहीं करेंगे, आपके सामने सिर नहीं झुकाएंगे, आपके सामने जो है वो आपको सलामी नहीं करेंगे और अपने हथियार के साथ जाएंगे, हमारे जो अंगरक्षक होंगे उनके साथ जाएंगे। या फिर कुछ राजपूतों ने ऐसी जो है वो मांगे रखी कि हम अपनी किसी भी राजपूती स्त्री का विवाह मुगलों में नहीं करेंगे। लेकिन आप देखेंगे ज्यादा मामले जो है वो वैवाहिक और कह सकते हैं कि राज्य को जो है वो ले लेने का जो है वो करते थे, यानी कि मुगल जो है वो वैवाहिक संबंध जो है वो राजपूतों से रखते थे और इनके जो यहाँ के शासक होते थे उनको भारी मनसबदार जो है वो बनाते थे, यानी कि भारी मनसबदारों के रूप में जो है वो उनको रख देते हैं। आपको बता दूं कि जब अकबर का शासनकाल हमें देखने को मिलता है, उनके सबसे जो बड़े मनसबदार हमें देखने को मिलते हैं वो हमें मान सिंह देखने को मिलते हैं, जिनकी जो कह सकते हैं कि जिनका हमें जो कह सकते हैं कि मान सिंह जो थे वह एक महत्वपूर्ण जो है वह कह सकते हैं कि इनके जो है वो मनसबदार हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मनसबदारी प्रथा जो थी हमें देखने को मिलती है, जागीर प्रथा हमें देखने को मिल जाती है कि जो वहां पे जो हारते थे तो उनको जो है उनकी जागीर को लौटा दिया जाता था, उनको वहीं का शासक बना दिया जाता था जहाँ के वो शासक होते थे और उनसे जो है वो कर ले लिया जाता था, या कोई उनके ऊपर जो है भारी कर जो है वो लगा दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि आप अपने युद्ध जब हम किसी से लड़े तो आप हमारी सहायता करें, अपनी सेनाओं को जो है वो हमारे साथ युद्ध लड़ने के लिए जो है भेजे। इस प्रकार के जो है वो समझौते हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि कुल मिलाकर जो मुगल थे वह अपने सेना राज्य को जो है बढ़ाने का जो है वो कार्य कर रहे थे। वो ज्यादा युद्धों को करने का जो है प्रयोग नहीं, युद्धों करने का जो है प्रयास नहीं करते, वो ज्यादा से ज्यादा अपने राज्यों को जो है बढ़ाना चाहते थे। जिस भी मार्ग से लोग आकर के उनसे जुड़े वो उनको जो है वो जोड़ लेते थे। कई राजपूत जो है वो विवाह के माध्यम से, कई राजपूत जागीर के माध्यम से और कई राजपूत जो है वो कैसे कई शासक ऐसे में देखने को, राजपूतों की बात नहीं कर रहा, सभी जगहों की बात कर रहा हूँ। तो सभी जगहों के जो शासक हैं वह इन सभी प्रकार से जो है वह इनके जो है वो धीरे धीरे जो है वो कह सकते हैं कि अनुयायी बनते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनका जो हमें संबंध देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा हमें एक तरीके से जो है वो साम्राज्य विस्तार की जो नीति है वह देखने को मिल जाती है। तो राजपूतों के साथ जो इनके संबंध देखने को मिलते हैं राजवंशों के साथ, वो मित्रीय संबंध हमें देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे जो जिनसे ये युद्ध लड़ते थे उनको हराने के बाद उनका जो भूभाग होता था उनको दे देते थे और उनको जैसे कि कभी इनके यहाँ पे कुछ भी जैसे कि कोई भी फंक्शन होता था तो उनको जो है वो अपने यहाँ पे जो है वो बुलाते थे, उनके यहाँ पे कोई फंक्शन होता था तो वो इनको बुलाते थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक मित्रीय संबंध जो है हमें देखने को इनके समय में देखने को मिल जाता है। कुछ राज्य ऐसे थे जो इसके हमें अपवाद देखने को मिलते हैं, यानी कि अपवाद के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, वह जो है वो इन सभी चीजों से जो है वो परहेज करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे हमारा पांचवा पॉइंट जो है वह है मनसबदारी और जागीर प्रथा, यानी कि आप देखेंगे कि जो मनसबदार है और जागीर है उनके ऊपर जो है वह चर्चा हम करेंगे। जो पांचवा पॉइंट है वह है मनसबदार मनसबदार और जागीर प्रथा। जागीर, मनसबदार और जागीरदार। तो हम इस प्रकार से अभी मैंने आपको एक जो है वो महत्वपूर्ण जो है पहलू आपको बताया कि जो जागीरें होती थी, कह सकते हैं कि जागीरें जो होती थी जहां पे युद्ध होता था वहां पे उनके भूभाग को जो है वो कह सकते हैं कि उनको लौटा दिया जाता था और उनसे उस स्थान पे जो है वो कह सकते हैं शासक का एक तरीके से शासक जो था वो वहां पे जो है वो शासक के रूप में जो है वह कार्य कर रहा था, यानी कि शासक जो था वो कह सकते हैं कि मुख्य होता था और जो बाकी के शासक होते थे वो एक कठपुतली के मात्र ही रहते थे जो कि उनसे अपने राज्यों में जो है वो वसूलते थे और कर को वसूल करके इन राज्यों को जो है वह दिया करते थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है मनसबदारी प्रथा के ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे जागीर प्रथा मैंने आपको बताया। अब मनसबदारों के बारे में बताऊं तो जो मनसबदार ऐसे होते थे तो आप देखेंगे कि मनसबदारों को जो रखा जाता था
वो मुगल दरबार में उनको कह सकते हैं कि एक उच्च स्थान जो है वो प्राप्त होता था, उनको सम्मानित नजर से जो है वह देखा जाता था, यानी कि जो मनसबदार होते थे वो कह सकते हैं सम्मानजनक जो है उनको मुगल दरबार में जो है वो पद हमें देखने को मिलता है। उनको जो है वो कह सकते हैं महीने का जो है वो कह सकते हैं कि उनको जो धनराशि है वो दी जाती थी, उनके अलग से महल होते थे, ये सभी कह सकते हैं एक सुख आराम की जो जिंदगी है वो उनको दी जाती थी, पर उनको इसके बदले में जो है वो बहुत सारे जो है वो कार्य करने पड़ते थे। पहला कार्य ये होता था कि युद्धों में जो है वो कह सकते हैं मुगल सेना का जो है वो नेतृत्व करना होता था। उसके बाद अपने राज्य से जो है वो सैनिक मंगा करके मुगल के साथ किसी भी राज्य में जो है वो युद्ध करने के लिए जाना होता था। इस प्रकार की जो सारी चीजें होती थी वो मनसबदार और जागीरदार जो है वो करते थे। जागीरदार जो होते थे वहां की जागीरों को अपने साथ रखते थे और वहां से कर वसूल करके जो है वो मुगल दरबार को जो है वह दिया करते थे। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि इसी के अंदर एक हमें और पॉइंट जो है वह देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जब्त और जमींदार, जब्त जब्त और जमींदार, जब्त और जमींदार। तो जब्त का मतलब यह होता था, जब्त से मतलब यह नहीं है किसी की संपत्ति को जब्त कर लिया जाना, यानी कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब्त शब्द से मतलब ये नहीं है कि किसी भी संपत्ति को जो है वो मुगल जो है वो जब्त कर लेते थे। ऐसी जो हमें शब्द की बातें हैं वो इसमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे हमारा इससे ऐसा ये है कि जो वहां पे कह सकते हैं कि जागीरदार जिसको नियुक्त किया जाता था किसी भी क्षेत्र का, यानी कि आपको बता दूं किसी भी क्षेत्र को जो है वो परगने में बांटा जाता था, तो परगने का जो जागीरदार होता था वो कह सकते हैं कि उस इलाके का जो कह सकते हैं कि मुखिया होते थे उनसे जो है वो करों को जो है वो उगाता था। यानी कि हर गांव के लोगों से जो है वो कर नहीं उगाया जाता था। वहां के जितने भी मुखिया होते थे उस गांव के अंदर, जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक गांव था, ठीक है, एक गांव है और इसका एक कह सकते हैं कि जो है वो जागीरदार था, यानी कि कह सकते हैं जो जागीरदार होता था वो एक होता था। तो इस गांव के अंदर कम से कम आपको बता दूं कि एक जागीरदारी के अंदर कम से कम लगभग 500 गांव, अगर अब एक छोटे आंकड़े के अनुसार हम समझे, कम से कम 500 जो है वह गांव हमें देखने को मिलते हैं। तो 500 गांव के जो नागरिक हैं इनसे अगर एक एक करके जो जमींदार है वो कर वसूलता तो काफी समय हो जाता कि कर वसूले में, लेकिन ये ऐसा नहीं करता था। इसका जो कार्य होता था वो यह होता था कि इस गांव के जो छोटे छोटे कह सकते गांव हैं उनके हर गांव के आपको बता दूं कि एक अपना जो है वो मुखिया होता था, एक अपना मुखिया होता था जिसको एक राजा का ही एक कह सकते हैं कि राजा द्वारा ऐसी माना जाता था कि उसको जो राजा द्वारा एक प्रशासनिक जो है वो खंड माना जाता था कि वो जो मुखिया है वो राजा का ही एक कह सकते हैं कि प्रशासन का एक अंग हमें देखने को मिलता है, जो कि अपने गांव के लोगों से जो है वो कर को वसूलता था और वसूलने के बाद जो है वो इन जागीरदारों को जो है वह देता था। उसके बाद आपको बता दूं जो जागीरदार होता था यह कह सकते हैं कि ले जाकर के जो है वो सूबेदार जो होते, सॉरी माफ कीजिएगा, जो उस यहाँ के जो है वो जागीरदार होते थे, जागीरदार के जो है वो दरबार में जाकर जो है वो जमा करता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक जागीरदार के अंदर लगभग जो है वो 500 गांव आते थे और 500 गांव के बारे में हमें इस प्रकार से जो है वह जानकारी देखने को मिल जाता है। हेलो राजकुमार जी, आज आप बहुत विलंब कर दिया आने में। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि यह जो जागीरें हैं वो हमें इसी प्रकार से जो है वह देखने को मिलती रहती हैं। तो आपको एक समझाने के लिए जो मैंने एक समझ डेवलप करने के लिए जो है वह यह बातें जो है वो बताने का प्रयास किया। हम इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो अकबर थे, इन जमींदार के बारे में मैंने बताया, जब्त शब्द के बारे में बताया, तो जब्त शब्द की जो उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है वह यहीं से देखने को मिलती है कि यह लोग जो है वो जिस कर को वसूलते थे और उसको कह सकते हैं कि एक जगह इकट्ठा करते थे, उसको जो है वो जब्त करना जो है वो कहा जाता था। इकट्ठा कर करके इनको जो है वो कर दिया जाता था, उसको जो है वो जब्त कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। तो हमने एक फेज को जो है वह देखा। अब हम मनसबदारी और जागीरदारी के ऊपर जो है वह चर्चा कर चुके हैं। अब जो है हम अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे। यानी कि अकबरनामा जो हमारा इस अध्याय का छठा पॉइंट है, अकबरनामा अकबरनामा या कह सकते हैं आईने अकबरी या आईने अकबरी। तो इस प्रकार से हमें यह जो एक पुस्तक है अकबरनामा, यह अकबर के ऊपर जो है वो आधारित है, अकबर की जीवनियों से जो है वो आधारित हमें देखने को मिलती है। कोई नहीं राजकुमार जी, आपने खाना खा लिया ना, तो चलिए अब पढ़ाई करते हैं।
तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे आईने अकबरी के बारे में जो है हम चर्चा करते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो आईने अकबरी है यह काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण जो है एक हमें पुस्तक के रूप में जो है देखने को मिल जाती है, जो कि अकबर के शासनकाल की जितनी भी जानकारी है वो हमें इसी में जो है वो देखने को मिलती है। जो आईने अकबरी है यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, एक महत्वपूर्ण जो है वो कह सकते हैं कि पाठ के रूप में जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलता है। तो आगे हम देखेंगे कि इनमें जो हमें और चीजें जो है वो इसी प्रकार से जो है वो देखती हुई मिल जाती हैं। तो हमने आईने अकबरी के बारे में चर्चा करा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईने अकबरी को लिखने वाला जो हमें कह सकते हैं कि विद्वान देखने को मिलता है, उसका नाम जो है वो अबुल फजल जो है वो देखने को मिलता है। तो आप इसको जो है वो नोट कर लेना कि जो आईने अकबरी को लिखने वाले थे वह थे अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल। तो अबुल फजल ने जो है वो आईने अकबरी का जो है वो निर्माण किया है, उसको जो है वो लिखने का जो है वो प्रयास किया है। उन्होंने कई चीजों को जो है वो इसमें जो है बताने का प्रयास किया है और इसमें समझाने का भी प्रयास किया है। तो आप देखेंगे कि जो आईने अकबरी है वो अबुल फजल की एक महत्वपूर्ण जो है वो हमें घटना देखने को मिलती है। आईने अकबरी का जो है हमें 3 भाग जो है वो देखने को मिलता है। तो पहला जो भाग हमें देखने को मिलता है, आपको इस बात को नोट कर लेना है, आईने अकबरी का हमें 3 फेज देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 भाग में जो है वो हमें पार्ट वाइज पार्ट जो है वो देखने को मिलता है। पहला पार्ट जो है वो देखने को मिलता है कि अकबर की जो हमें कह सकते हैं कि प्रारंभिक बातें हैं उनके ऊपर जो है चर्चा करते हैं, यानी कि अकबर के जो पूर्वज हैं और अकबर के जो वंश है उनके ऊपर जो है वह चर्चा हमें इसमें मिल जाती है। उसके बाद आपको बता दूसरे फेज में जो है वो अकबर के बारे में सारी बातें जो है वो उनके बारे में पता चलती है, यानी कि अकबर किस प्रकार से था, उसकी नीतियां किस प्रकार से थी, इन सभी बातों का जो हमें वर्णन है वो हमें आईने अकबरी में जो है वो दूसरे फेज में जो है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन जो आईने कह सकते हैं कि अकबर जो हमें तीसरा जो हमें फेज देखने को मिलता है उसमें हमें कह सकते हैं कि अकबर के समाज के रिलेटेड जितने भी सामाजिक चीज थी, आर्थिक चीज थी, धार्मिक चीजें थी और कह सकते हैं उनके राज में जो कृषि व्यवस्था थी और वहाँ के विवरण जो थे उन सभी का जो उन्हीं सब के बारे में जो है वह जानकारी हमें तीसरे फेज में देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आईने अकबरी के हमें 3 खंड जो है वह देखने को मिलते हैं। पहला जो खंड हमें देखने को मिलता है वो हमें कह सकते हैं कि इनके पूर्वज के बारे में, इनके प्रारंभिक बातों, इनके जीवनों के बारे में, इनके पूर्वज जो थे उनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। और दूसरे फेज में जो है वो अकबर के बारे में पर्सनली जितने भी उनकी चीजें थी और उनके शौक, उनकी खूबियां, जितने भी चीजें थी हमें वह सारी जानकारी जो है वो अकबर के बारे में पता चलती है। लेकिन जो तीसरा फेज हमें देखने को मिलता है उसमें उनके राज्य के कार्यों के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में और जो धार्मिक जीवन है उनका उसके बारे में और जो बाकी चीजें हैं उनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए जो है वह आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि जो अबुल फजल है इन्होंने इनको 3 भागों में जो है वो डिफाइन किया था, मैंने आपको बताया। तो हमने कह सकते हैं कि अकबर की जो आईने अकबरी है उसमें जो है हमें ये सारी चीजें जो है वह देखने को मिल जाती हैं। तो हमने आईने अकबरी के बारे में एक बात जो पूरी थी वो हमने चर्चा करने का जो है प्रयास किया। अब जो है हम आगे जो है अपनी चर्चा बढ़ाएंगे, यानी कि जो हमारा 7वां इस अध्याय का जो हमारा 7वां पॉइंट है हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। उसमें हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे अकबर की नीतियां, यानी कि जो हमारा 7वां पॉइंट है वह है अकबर की नीतियां। अकबर की नीतियां, अकबर की नीतियां किस प्रकार से थी हम उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। यानी कि अकबर की जो नीतियां रही अगर उसको हम बांटे तो कई खंडों में जो है वो हम बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। तो हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि अकबर की जो हमें नीतियां देखने को मिलती हैं उसमें हमें जो है वो उसकी धार्मिक नीति, उसकी आर्थिक नीति, उसकी जो है वो राज्य को जो है वो कह सकते हैं कि बढ़ाने की नीति, इन सभी जो नीतियों का जो है वो अनुसरण इसमें जो है वह देखने को मिल जाता है। तो इसके ऊपर अकबर की नीतियों में हम इन सारी बातों को जो है वह चर्चा करेंगे, यानी इन सभी बातों का जो है वह चर्चा करते हुए जो है वह आगे बढ़ेंगे। अकबर की नीति जो थी उसमें हमें क्या क्या बातें महत्वपूर्ण देखने को मिली हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अकबर की नीतियां रही वो प्रशासन में हमें कैसी देखने को मिलती हैं। तो उसमें हम सबसे पहले जो है वो सूबेदार के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे, यानी कि जो हमें सूबेदार देखने को मिलते हैं, सूबेदार। तो सूबेदारों का इसमें हमें क्या कार्य जो है वह देखने को मिलता है। तो सूबेदारों की जो नियुक्ति की जाती थी वो राज्य का कह सकते हैं कर को वसूलने के लिए जो है वो सूबेदारों की जो है वह नियुक्ति की जाती थी। जो सूबेदार होता था वो एक प्रकार के कह सकते हैं कि जो है वो कर को उगाने के लिए, यानी कि कर को वसूलने के लिए जो है वह यहाँ पे जो है वह कार्य करता था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है
अकबर कौन है? तो आपको बता दूं अकबर जो है वो मुगल जो है एक बादशाह है, यानी कि मुगल साम्राज्य का एक बादशाह है, जिसका जो हमें जन्म देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि यह जो है वो मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण जो है वो बादशाह देखने को मिलता है, जो कि 1556 ईस्वी में जो है वो भारत का जो है वो कह सकते हैं मुगल जो है बादशाह के रूप में जो है वह बनता है। और वह जो है लगभग कह सकते हैं कि 50 वर्षों तक जो है, यानी कि आप देखेंगे 1605 ईस्वी तक 1605 ईस्वी तक या 6 ईस्वी तक जो है वह शासन करता है, यानी कि 1605 ईस्वी तक जो है वह शासन करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वह एक लंबा जो शासन काल है वह अपने जीवन में करता है। आप देखेंगे कि मुगल शासन में सबसे लंबा तक जो है वह शासन करने वाला यह हमें पहला जो है वो बादशाह देखने को मिल जाता है। तो यह मुगल के बारे में यह बातें थी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है, यानी कि अकबर के बारे में यह बातें देखने को मिलती है। जो अकबर था वो काफी ज्यादा जो है वो महान शासक था मुगलों का। तो इस प्रकार से जो है वो हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। अब देखेंगे सूबेदारों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे दीवान के ऊपर। जो हमारे दीवान थे, यानी कि जो इनकी दीवान थे, दीवान के बारे में हम चर्चा करेंगे। दीवान का जो मुख्य कार्य होता था, दीवान का मुख्य कार्य होता था वो कह सकते हैं राज्य का एक तरीके से जो है वह सैन्य अधिकारी के रूप में जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से वहां की नीतियों पे, यानी कि आप देखेंगे कि जो वहां के लोग थे उनके ऊपर कह सकते हैं कि एक तरीके का जो है वो सारी जो नीतियां थी उसको लागू करने का जो कार्य है वह दीवान करता था। यानी कि कह सकते हैं कानूनी कार्य जो थे वह दीवान के अंतर्गत जो है वो आते थे, यानी कि कानूनी जितने भी नीतियां होती थी वो हमें दीवान के अंतर्गत आते हुए देखने को मिलती थी। किसी के घर में कुछ चोरी हुई, कुछ भी हुआ, तो उन सभी का जो है वो लेखा जोखा जो है वो कह सकते हैं दीवान के पास जो है वो हमें देखने को मिलता है। एक बात और आपको बता दूं, एक हमें और जो है वो पार्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है कोतवाल। कोतवाल, जो कोतवाल था यह कह सकते हैं कि एक तरीके से जो नगर होते थे वहां का जो है वो कह सकते हैं मुख्य जो है वो अधिकारी होता था। इसका कार्य होता था कि लोग जो नगर है उसको जो है वो चोरों से और डाकुओं से जो है वो उसकी सुरक्षा करे, और कैसे नगर में किसी भी प्रकार की जो असुविधा है उसको दूर करे। तो ये सारे कार्य जो है वो यह जो है वह करता था, यानी कि जो कोतवाल होता था वो सारे के सारे जो है वह यह कार्य करता था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। इसमें हमें एक फौजदार नामक एक और जो पद है वह भी देखने को मिलते हैं। जो फौजदार है वो फौजदारी का कार्य किया करते थे, यानी कह सकते हैं कि कानूनी व्यवस्था जो थी उसको जो है वो कह सकते हैं लागू करने का जो है वह कार्य वो फौजदार जो है वो करता था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। अब हम चर्चा करेंगे जहांगीर के दरबार में नूरजहां का जो है वो प्रभाव, यानी कि इस अध्याय का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। 8वां पॉइंट जो है वो जहांगीर के दरबार में जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव, नूरजहां का प्रभाव। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारियां जो है वह देखने को मिल जाती हैं। तो हमें इनके बारे में ऐसी जानकारियां जो है वह देखने को मिल जाती हैं। सर आप कहां से हैं? यूपी से हैं जी। आपको बता दें कि हम यूपी से हैं। आप जो है वो अपने क्लास पे जो है वो फोकस करें कि मैं कहां पे हूं, इस पे फोकस ना करें, क्योंकि मेरा कार्य है आपको पढ़ाना और आपका कार्य है पढ़ना। तो मैं कहां से हूं इसके ऊपर चर्चा हम बाद में कर लेंगे। पहले आप जो है वो इस क्लास पे जो है वो फोकस करें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे जो है वह फोकस करें, ताकि आपको जो है वो इनकी जो बातें हैं वो पूरी तरीके से समझ आए। हम इसके ऊपर जो है कभी बाद में जो है वह चर्चा कर लेंगे। कभी पर्सनल जो कह सकते हैं कि हमारी जो लाइव होंगी हम उस पर जो है वह चर्चा करेंगे, जिसपे हम बात करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पहले आप हम जो है ये इन सभी चीजों के जो ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दूं कि जो हमें नूरजहां देखने को मिलती है, ये जहांगीर जो थे उनके कह सकते हैं कि जहांगीर के दरबार में एक हमें मुख्य जो है भूमिका निभाती हुई देखने को मिलती है। जो हमें नूरजहां देखने को मिलती है जहांगीर की जो है वो पत्नी थी, यानी कि जहांगीर कह सकते हैं एक तरीके से जो है वो पत्नी हमें देखने को मिलती है। और जहांगीर जो है वो इनसे जो है वो कह सकते हैं बेइंतहा जो मोहब्बत है वह करता था। आप देखेंगे इस कारण से आप देखेंगे कि जो जहांगीर है उसके शासन काल में आप देखेंगे कि नूरजहां का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। नूरजहां की हमें मोहरें भी हैं वह भी देखने को मिल जाती हैं। तो मैं एक मैप के माध्यम से आपको समझाने का जो है वो प्रयास करूंगा। आप देखेंगे कि जो मुगल लोग थे, मैंने आपको उनके बारे में मुगल काल के जितने भी लोग थे उनके बारे में हमें जो बातें देखने को मिलती हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको इनके बारे में जो एक महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, तो आप मुगल साम्राज्य के बारे में यह चीजें जो है वह समझ सकती हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि हमें जो है वो 2 फेजों में जो है वह इनके बारे में पता चलता है। तो इनके जो शासनकाल हमें देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा जो है वो हमें उत्तम क्वालिटी के जो है वह देखने को मिल जाते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि जो अकबर का हमें शासनकाल देखने को मिलता है, तो उसके जो राज्य में, उसके साम्राज्य में जो राज्य हमें देखने को मिलता है
वो आपके सामने जो है वो भारत का मैप जो है वो शो हो रहा है। यानी कि जो भारत का इस समय आपके सामने मैप शो हो रहा है वह हमें अकबर के शासनकाल की जो नीतियां देखने को मिलती है ये हमें वहां से जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये आप देखेंगे कि अकबर की जो शासनकाल उसका जो साम्राज्य था वो किन किन जगहों पे फैला हुआ था उसको जो है वो एक मैप के माध्यम से हम भारत के जो है वह समझ सकते हैं। तो अकबर के शासनकाल की हमें यह बातें जो है वह देखने को मिल जाती हैं। आपको बता दूं कि आईने अकबरी को देते हुए जो अबुल फजल है वो हमें देखने को मिलते हैं कि यह जो आईने अकबरी है उसको देते हुए अबुल फजल का जो है वो हमें चित्र देखने को मिल जाता है। यह चित्र जो आपको देखने को मिल रहा है इसमें आप देखेंगे कि दो मोहरों का जो है वो प्रयोग हुआ है। पहला जो हमें मोहर देखने को मिलता है जो चौकोरकार का मोहर हमें देखने को मिलता है, यह जो मोहर है यह नूरजहां का मोहर है। यानी कि यह नूरजहां का मोहर है जो कि वह कह सकते हैं किसी भी जो कह सकते हैं राजनीतिक जो कार्य होते थे तो उस पर जो है वो नूरजहां का मोहर जो है हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे उसके ठीक बगल जो हमें दूसरा जो गोलाकार में मोहर देखने को मिलता है वह हमें कह सकते हैं कि जहांगीर का जो है वो मोहर देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे जहांगीर जो है वो उनके यहाँ पे जो है वह यह जो मोहर है हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे जहांगीर का मोहर के जस्ट बगल में जो चौकोरकार का हमें मोहर देखने को मिलता है यह जो है वह नूरजहां का हमें मोहर देखने को मिलता है जो इस बात का संकेत करता है कि नूरजहां जो थी वो जहांगीर के कह सकते हैं कि राज दरबार में जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो कह सकते हैं रोल जो है वो अदा करती थी। यानी कि राज्य को जो है वह चलाने में अपनी जो है वो भूमिका जो है वह निभाती थी। तो इसका जो हमें यह जो है वह प्रतिपादन जो है वह देखने को मिल जाता है। नूरजहां को कई इतिहासकारों ने ऐसा बताने का प्रयास किया है कि नूरजहां जो थी वो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है वो मुगल साम्राज्य को जो है अपने कब्जे में जो है वह कर ली थी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे नूरजहां का जो हमें प्रारंभिक नाम देखने को मिलता है वो मेरहू-निस्सा देखने को मिलता है। मेरहू-निस्सा जो हमें इनका नाम देखने को मिलता है मेरहू-निस्सा आप देखेंगे कि नूरजहां का हमें प्रारंभिक नाम देखने को मिलता है। तो आप इसको जो है वह नोट कर लीजिएगा। इनका कह सकते हैं कि नूरजहां का जो हमें प्रारंभिक नाम देखने को मिलता है वह है मेहरू-नुस्सा। मेहरू-नुस्सा जो है वह हम इनका जो है वह नाम देखने को मिल जाता है। यानी कि मेहरू-नुस्सा जो थी वह कह सकते हैं कि नूरजहां का हमें प्रारंभिक नाम देखने को मिलता है। नूरजहां जो है वो इनको उपाधि दी गई थी। यानी कि कह सकते हैं कि जहांगीर द्वारा इनको जो है वो उपाधि जो है वो नूरजहां की जो है वो दी गई थी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाता है। तो हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि जो नूरजहां थी वो किस प्रकार से थी। आप देखेंगे कि नूरजहां का जो हमें सिक्का देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि एक मुहर तो हमें देखने को मिलती ही है लेकिन नूरजहां का जो है हमें सिक्का भी देखने को मिलता है। जो सिक्का हमें नूरजहां का देखने को मिला है वो हमें चांदी का सिक्का देखने को मिला है जिस पर एक तरफ जो है वो नूरजहां का जो है वह अंकन हमें देखने को मिलता है और दूसरी तरफ जो है वह कह सकते हैं कि जो जहांगीर थे इनका जो है वो अंकन हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि नूरजहां का जो सम्मान में एक चांदी के सिक्के जो है वो चलाए गए थे। तो आप देखेंगे किस प्रकार से जो है वो नूरजहां इस पर जो है वो प्रभावित जो है वो काफी ज्यादा होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो मैंने आपको नूरजहां की जो मुहर थी उनका जो है वो अंकन दिखाया। नूरजहां का जो मुहर था उसके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिल जाती है। तो नूरजहां का जो मुहर देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार से जो चौकोर आकार में आपको देखने को मिल रहा है। ये नूरजहां का हमें जो है वो मुहर देखने को मिलता है। उसके ठीक बगल में आप देखेंगे कि जो जहांगीर का मुहर है वो हमें देखने को मिल जाता है। यह हमारा दिल्ली शहर है। आप देखेंगे जो लाल किला है उसका जो है हमें चित्र देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो हमें कह सकते हैं कि लाल किला का जो है वह चित्र देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मुगल जो है स्थापत्य काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हमें हर काल में जो है वह इस काल में जो है वह देखने को मिल जाता है। तो हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि एक हमें और जो है वो आगे जो हमारा 8वां के आगे जो हमारा 9वां पॉइंट है उसमें आप एक हमें शब्द देखने को मिलता है जिसका नाम है सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल सुलह-ए-कुल नाम का एक हमें जो है वह कह सकते हैं कि एक हमें कह सकते हैं कि धर्म देखने को मिलता है जिसका जो है वो प्रतिपादन लगभग सभी जो है वो मुगल शासकों ने बारी बारी से जो है वह किया। यानी कि आप देखेंगे इसका जो है प्रतिपादन सभी शासकों ने मुगल शासकों ने जो है वो बारी बारी से जो है वो पालन किया। पहले आपको बता दूं कि इसका जो है मतलब क्या होता है। तो आपको बता दूं कि जो हमें सुलह-ए-कुल का जो है मतलब देखने को मिलता है वो हमें यह देखने को मिलता है
अकबर जो था वो कह सकते हैं कि विविध धर्मों को जो है वो कह सकते हैं कि मान्यता देता था, यानी कि अकबर जो था वो विविध धर्मों को जो है वह समझने में और कह सकते हैं कि उनको उसमें जो है वह रुचि लेता था, यानी कि उनको समझता था, उनके बारे में जानने की जो है वो प्रयास करता था कि इस धर्म में क्या खास है, इस धर्म में क्या खास है। तो उसने इस एक सभी धर्मों के जो है वो पादरी या कह सकते हैं जो पुरोहित वर्ग के लोग थे उनको जो है वो बुला करके उसका जो है वह शिक्षा लिया, यानी कि सभी धर्मों का जो है वह शिक्षा लिया और उसने यह देखा कि जो हमें यह मुगल कह सकते हैं कि जो सभी धर्म हमें देखने को मिलते हैं उसमें जो है वो एक विशेषता देखने को मिलती है कि सभी जो लोग हैं वो कह सकते हैं कि ईश्वर को जो है मानते हैं और सभी लोग जो है उसमें कह सकते हैं कि पाप से जो है वो दूर होना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो हमें चीज है वह देखने को मिलता है। तो इसी बात को जो है वह कह सकते हैं सुलह ए कुल का जो है वह नाम जो है वो अकबर ने दिया और इसका जो है वो प्रतिपालन आप देखेंगे कि सभी जो है वो कह सकते हैं कि लगभग माना जाता है कि सभी जितने भी मुगल शासक थे उन्होंने इसका जो है वो प्रतिपादन जो है वह किया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलता है कि सभी धर्मों में जो है वह एक संभाव बनाना, एक तरीके से एक सभी धर्मों को एक साथ अपने रखना, तो ये सारी जो चीजें हैं वह हमें देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे सभी धर्मों में संभाव बनाना उसको जो है आप देख रहे हैं इसके शब्दों से ही आपको जो है वह इसके बारे में पता चलता हुआ देखने को मिलेगा कि सुलह एक कुल, यानी कि सभी जो लोग हैं यानी कि सभी कुलों में यानी कि जो सभी कुल है उसमें जो है वो कह सकते हैं सुलह करवाना, एक तरीके से जो है वो सामंजस्य को दूर करना और एकता का भाव जो है वो पैदा करना, तो ये चीजें जो है हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सुलह एक कुल का मतलब हमें यह देखने को मिलता है। अभी हम शब्दावलियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में और विषय जो है वो पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो हमें 10वां पॉइंट देखने को मिलता है इस अध्याय का। तो हमें 10वां पॉइंट जो है वह क्या देखने को मिलता है तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि हमें जो 10वां पॉइंट देखने को मिलता है वह है कि 17वीं सदी में और 18वीं आपको बता दूं 17वीं सदी में जो है इनके पश्चात जो है वो मुगल साम्राज्य का जो है वो क्या हाल था, तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। 17वीं सदी में 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य का 17वीं सदी के पश्चात मुगल साम्राज्य जो मुगल साम्राज्य हमें देखने को मिलता है 17वीं शताब्दी में वो काफी ज्यादा जो है वो उत्तम देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि यह जो हमें साम्राज्य देखने को मिला है तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है कि मुगल साम्राज्य में आप देखेंगे कि यह जो साम्राज्य हमें देखने को मिलता है वह काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। यह जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है इसका होने का यह आशय है कि इस समय जो है वो मुगल साम्राज्य था वो किस खंड में हमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि जब औरंगजेब का शासनकाल हमें खत्म देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे जब औरंगजेब की जो है मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो आप देखेंगे उसके बाद जो है वो मुगल साम्राज्य जो है वो विघटन के जो है वो कगार पे आता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे 17वीं शताब्दी में यह जो मुगल साम्राज्य है वो एक तरीके से जो है वो खंडित होता हुआ हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इसके खंड खंड होने का जो है प्रकोप जो है वो इसी समय से देखने को मिल जाता है और आप देखेंगे अंत तक आते आते जो है वो पूरी तरह से जो है वह कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पर जो है वह राज हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य है वो 17वीं सदी से ही यह जो है वो विघटन के मार्ग में जो है वो अग्रसर होता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि 17वीं शताब्दी वो हमें समय देखने को मिलता है मुगल काल में कि आप देखेंगे नए नए जो राजवंश हैं वो बनना प्रारंभ हुए थे, यानी कि इस समय आप देखेंगे कि दो हमें राज्य ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे कि हैदराबाद। आप देखेंगे हैदराबाद की जो है वो उत्पत्ति जो है वो 17वीं शताब्दी में ही हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे अवध का भी हमें इसी समय जो है वो कह सकते हैं उत्पत्ति होता देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे 17वीं शताब्दी में जो मुगल साम्राज्य एक बड़ा राज साम्राज्य हमें देखने को मिलता है वह धीरे धीरे जो है वो विघटन होने लगा, उसके अंदर जो है वो अलग अलग जो है वो राज्य जो है वो बनने जो है वो प्रारंभ हो गए थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिलता है कि 17वीं शताब्दी के पश्चात जो है वो मुगल साम्राज्य एक तरीके से जो है वो विघटन होने लगा और मुगल साम्राज्य के अंदर ही कह सकते हैं गुटबाजी होने लगी और कह सकते हैं अलग अलग जो है वो छोटे छोटे राज्य जो है वह स्वतंत्र होने लगे। तो आप देखेंगे एक तरीके से जो विघटन का प्रक्रिया है वो हमें 17वीं शताब्दी में जो है वह देखने को मिलता है और आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जो है वो मुगल साम्राज्य का पूरी तरीके से जो है वो विघटन हो जाता है। आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के बीतते बीतते ही जो है वो मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरीके से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने मुगल साम्राज्य के बारे में देखा, यानी कि आप देखेंगे जो हमारा अध्याय था यानी कि हमारा जो चौथा अध्याय था मुगल साम्राज्य वो पूरी तरीके से जो है वो कह सकते हैं एनसीईआरटी के
क्लास के हिसाब से जो है वो हमारा संपूर्ण हो चुका है। और अब हम जो है वो इसमें जो प्रयोग की जाने वाली शब्दावलियां थी हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे कि जो मुगल काल में हमें शब्दावलियां देखने को मिली हैं हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। जो कि मुगल साम्राज्य में हमें कौन कौन सी शब्दावलियां जो है वह देखने को मिली जिसका प्रयोग हमने इस क्लास में जो है वह किया, तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो हमें शब्द देखने को मिलती है वो मुगल, यानी कि जो मुगल हमने बताया कि मुगल साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो तुगलक वंश और तैमूर वंश के जो है वो कह सकते हैं कि एक मिश्रण से जो है वो हमें मुगल वंश का जो है वो उत्पत्ति देखने को मिल जाता है। तो हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें जो है वो पहले ही प्रारंभ में अपनी क्लास के प्रारंभ में ही कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया इसके बाद जो हमें शब्द देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिल रहा है मनसब, यानी कि मनसब के बारे में हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है तो हम उसके ऊपर जो है चर्चा कर रहे थे कि मनसब किस प्रकार से था, मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो क्या क्या थी। तो मनसबदारी वह व्यवस्था होती थी कि जो राज्य कह सकते हैं कि इनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते थे, मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेते थे, तो वहां का जो शासक होता था उसको मुगल दरबार में जो है वो मनसबदार के रूप में जो है वो नियुक्त कर लिया जाता था और उसको जो है एक तरीके के जो वार्षिक वेतन होता था वो उसको दिया जाता था और वो उस प्रकार से इसमें रह करके अपना जीवन यापन जो है वो यहाँ पे करता था। उसको कुछ चीजों का जो है वो यहाँ पे पालन करना पड़ता था, कुछ आज्ञाएं जो होती थी वो मुगल राज्य की तरफ से जो है वो उसको उसमें मानना पड़ता था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो हमने मनसब के बारे में जो है वह देखा। आपको बता दूं जागीरदारों के बारे में आप देखेंगे तो जागीरदार के बारे में मैंने आपको बताया कि जागीरदार वह होता था जो कह सकते हैं कि जागीरों को उनके अधीन जो है वो जागीरें होती थी। तो आप देखेंगे किसी भी राज्य का जो जागीर जीता जाता था तो आप देखेंगे उनको जो है वो उनकी जागीरों को जो है वो लौटा दिया जाता था और उन्हीं को जो है वह शासक के रूप में वहां पे नियुक्त कर दिया जाता था और वह जो है वो करों को वसूलते थे और एक भाग जो है वो यहाँ पे मुगल दरबार को दिया करते थे। तो उनको जो है वो जागीरें देने के कारण उनको जो है वो जागीरदार कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमें जागीरदार के बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। अब हम जो है वह चर्चा करेंगे सवार के बारे में, यानी कि आप देखेंगे कि और जो हमें सुलह एक कुहाल के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुलह एक कुल के बारे में मैंने आपको बताया कि सुलह एक कुल का मतलब यह था कि सभी धर्म को एक साथ जो है वह जोड़ कर रखना, सभी धर्म में कह सकते हैं एक संभाव पैदा करना। तो यह जो है हमें अकबर की जो है वह नीति देखने को मिल जाती है। तो अकबर की नीति में आप देखेंगे सुलह एक कुल का जो है वो हमें मान्यता जो है वह देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया कि इनके बारे में यह सारी बातें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो हमने इनके ऊपर जो है वह यह सारी बातें जो है वह देखी। अब हम देखेंगे कि जो हमें कह सकते हैं कि ज्येष्ठाधिकार, मैंने आपको बताया कि ज्येष्ठाधिकार वह होता था, जैसे कि आप देखेंगे प्राचीन काल में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्राचीन काल में के लोग होते थे वह कह सकते हैं कि जब राजा की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद आप देखेंगे कि जो शासक होता था वह कह सकते हैं कि शासक के रूप में, यानी कि जो शासक होता था उसका जो बड़ा पुत्र होता था वह शासक के रूप में जो है वह शासन करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि जो शासक होता था उसके मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था, उसको जो है वो शासक मान लिया जाता था और वह एक शासक के रूप में जो है वह कह सकते हैं राज्य का जो है वह राजा बन जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शासक, जब वो शासक को लगता था कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है तो अपने जागीरों को, यानी कह सकते हैं अपने राज्य को जो है वो उसमें जो है वो बंटवारा कर देता था, सभी पुत्रों को जो है वो बारी बारी जो है वो बांट दिया करता था। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो है वो यह व्यवस्था देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो हमें और सारी चीजें जो देखने को मिलती है, तो मैंने आप एक और शब्द जो देखने को मिलता है वो हमारा जब्त देखने को मिलता है। तो हमने जब्त के ऊपर चर्चा करी कि जब्त वह हमें कह सकते हैं कि भाग देखने को मिलता है, जैसे कि वसूले गए कर को जो है वो जब्त कहा जाता था। यानी कि जो लोगों से कर को वसूले जाते थे, यानी कि जो वहां का जागीरदार होता था उनसे कर को वसूलता था, उस कर को वसूलने को जो है वो जब्त कहा जाता था। जब्त से मतलब यह शब्द है कि उस कह सकते हैं वसूले हुए कर को लेता था और लेकर के आता था यहाँ पे राज्य में जो है वह जमा करता था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो जब्त के बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे जमींदार। तो जमींदार के बारे में मैंने आपको बताया कि जो, जैसे आपको बता दूं कि राज्य का जो मुखिया होता था, सॉरी माफ कीजिएगा, गांव का जो मुखिया होता था वो जमींदार के अंतर्गत जो है वो आता था। तो जमींदार जो होता था वो सभी मुखियाओं से जो है वो कर को वसूलता था, उसके बाद वो सूबेदार के यहाँ पे देता था, तो सूबेदार वहां से ले जाकर के जो है वो मनसबदारों को देता था, जागीरदारों को दे देता था। तो आप देखेंगे एक प्रक्रिया, एक पद्धति जो है वो हमें प्राचीन काल में जो है वह देखने को मिलती है। मुगल काल में हमें यह प्रक्रिया जो है वह देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि हमें इस प्रकार की जो है वह चीजों के का जो है वह जानकारी इस काल में जो है वह देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी थी उसका अध्याय जो हमारा चौथा था आज जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपके अब कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप चाहें तो पूछ सकते हैं। इस हमारे जो हमारा ये आज का अध्याय था इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो
तो आप अगर चाहें तो उसको पूछ सकते हैं और मैं आपको जो है वो बताने के लिए जो है वो प्रयास करूंगा। और अगर आप अभी नहीं पूछ सकते तो आप जो है वो कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने क्वेश्चन को पूछेगा, मैं वहां पे जो है वो उसके आंसर देने का आपको प्रयास करूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। और मेरा टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अगर चाहें तो जो है वो वहां से जो है वो मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यह सारी बातें जो है हम वहां पे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके ऊपर जो है वो चर्चा जो है वो ऐसे ही करते रहेंगे। हमारी जो कल की क्लास होगी, आपको बता दूं कि जो कल की क्लास होगी उसमें हम मुगल राज्य को देखेंगे और मुगल राज्य के जो कह सकते हैं इमारतें हैं हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि कल जो है वो कह सकते हैं कि सबको जो है वो न्यू ईयर की पार्टी करनी है। तो आप सभी जाएं और न्यू ईयर की जमकर जो है वो पार्टी करें। और कह सकते हैं कि कल जो हम क्लास जो होगा उसमें जो है वो नए जोश और नए जुनून के साथ जो है वो मिलने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है वह कह सकते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहीं तक रखेंगे। और आप सभी जो है वो क्लास में जो है वो थोड़ी सी जल्दी आने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो पहले ही मैं अपलोड कर देता हूं। तो आप चाहें तो वहां से समझ सकते हैं कि हमारी क्लास जो है वो कब से प्रारंभ होगी। तो जो ये आप देर से आते हैं तो आपको जो है वो इस क्लास का जो है वो लाभ मिल नहीं पाता। आप थोड़ी सी जल्दी आने का प्रयास करें, जिससे आपको इस क्लास का जो है पूरे तरीके से जो है वो लाभ हो सके। तो आपको जो एक मुझसे कॉम्बिनेशन करने का जो चीज है वो आपको जो है वो मिल सके, एक कह सकते हैं कॉम्बिनेशन हम लोगों का करने का जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो प्रयास हो सके। तो आप चाहें तो इससे हमारी क्लास जो होती है उसको एक बार फिर से जो है वो रिवाइज करके देख सकते हैं बढ़िया से। अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं हुई है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें त्रुटियां देखने को मिली हो तो आप जरूर से जरूर उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप चाहें तो इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेश्चन हो, पर्सनल डाउट हो तो उसको जो है वो पूछ सकते हैं। तो आप इन सभी चीजों के लिए जो है वो पूरी तरीके से जो है वो स्वतंत्र है और आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो काफी ज्यादा जो है वो लंबा हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपसे मिलेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, हमारी कल की जो क्लास होगी उसमें मिलेंगे। तब तक आप सभी जो रहे अच्छे से मस्त मन लगा के जो है पढ़ें। और एक नोटिस आपको एक जानकारी जो है वो देने का जो है प्रयास करूंगा कि आज का जो हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लास था वो नहीं हो पाएगा। कल हमारी ये क्लास होगी, क्योंकि आज जो है वो थोड़ी सा समय हमारे पास कम है। हम कल जो है वो उसके बारे में जो है वो पूरी तरीके से जो है वह चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, जय हिंद।